मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। जी फ़ाहिरा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, स्टार्ट कर दीजिए और स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा। जी मैम। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sahara. Today my presentation topic is ethnic conflict. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एथनिसिटी के बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एथनिसिटी की डेफिनेशन द फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस और कल्चर। आपका एक पर्टिकुलर रेस या पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करना एथनिसिटी होता है। रेस का मतलब नस्ल, नस्ब, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैनी फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लास, जेंडर, एज एंड एथनिसिटी। रेस और कल्चर के अलावा और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब क्लास, जेंडर, एज, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या है, एथनिसिटी, ये भी आपकी चीज़ें जो है एथनिसिटी में इम्पोर्टेंट होती हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन कल्चर और नेशनल ट्रेडिशन, लोगों का ऐसा ग्रुप जो कॉमन कल्चर और नेशनल ट्रेडिशन को फॉलो करता हो। नेशनल ट्रेडिशन मतलब एक ही नेशन में रहने वाले लोगों के जो ट्रेडिशंस होते हैं या एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों के जो ट्रेडिशंस होते हैं वो ग्रुप भी एथनिसिटी में इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज एथनिसिटी के किस कल्चर या एक खास मखसूस कल्चर और रेस से आपका ताल्लुक होना एथनिसिटी होता है। फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यूनाइटेड किंगडम के हवाले से दी गई है। देयर आर 4 एथनिक ग्रुप्स, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ मुख्तलिफ तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं, 4। और ये एथनिक ग्रुप्स उनके मुख्तलिफ मतलब एज के हवाले वो फैमिली ओरिजिन्स के हवाले से भी हो सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स को वो फॉलो करते होंगे। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे ग्रुप को डिफर कर रहा है यहाँ पे। मसलन द इंग्लिश, द वेलिश, द स्कॉट एंड द आयरिश, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पाकिस्तान की एग्जांपल दी गई है कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है पश्तून्स। पश्तून्स जो होते हैं इनका में ओरिजिन जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलता है, मतलब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है हमें वो अफ़गानिस्तान से मिलता है। देन बलोच, बलोच होते हैं इनको ईरानियन कहा जाता है, इनका जो ओरिजिन है हमें वो ईरान से मिलता है। देन पंजाबी, पंजाबी जो है वो यूनाइटेड पंजाब ओरिजिन बिफोर पार्टीशन। पंजाबी जो इनका ओरिजिन है वो हमें पंजाब से मिलता है बिफोर पार्टीशन, मतलब इंडो पाक की जब पार्टीशन हुई थी जो वहाँ पंजाब था वो एक ही पंजाब था। पार्टीशन के बाद कुछ पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया, देन बाकी जो है वो इंडिया के हिस्से में आया। तो जो भी पंजाबी होगा उसका जो ओरिजिन है वो हमें यूनाइटेड पंजाब से ही मिलेगा। देन मुहाजिर्स आते हैं, हु माइग्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। मुहाजिर्स वो होते हैं जो एक कंट्री से हिजरत करके दूसरे कंट्री जाते हैं। जहाँ पे हम एथनिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त के जो मुहाजिरीन थे हिजरत करके पाकिस्तान आए उनको मुहाजिर्स कहा गया है। नाउ डेज अगर हम आजकल की एग्जांपल देखें तो अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन जो हैं वो हिजरत करके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान कई सालों से उनकी मेज़बानी कर रहा है, तो आजकल अफ़गान मुहाजिरीन को हम लोग एज एग्जांपल ले सकते हैं एथनिक ग्रुप की। देन सिंधी, सिंधी जो है इनका जो ओरिजिन है वो बलोच से है, बट स्पीक बलोची नो मोर। लेकिन अब इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो सिंधी को इस्तेमाल करते हैं, ना कि बलूची ज़बान को। वो ज़्यादा ज़्यादा क्या वो अब सिर्फ सिंधी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने की है। देन एथनिक, एथनिक क्या है, एथनिक जो है ये एथनस से निकला है, ग्रीक वर्ड है एथनस जिसका मतलब है नेशन। Ethnic means connected with or related to different racial or cultural group of people, जिसका मतलब है कि एथनिक का मतलब है ऐसा लोगों का ग्रुप जो डिफरेंट रेशियल और कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हों। इट इज़ द स्टेज ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज़ कॉमन और कल्चरल ट्रेडिशंस। जो एक एथनिक ग्रुप के नेशनल ट्रेडिशंस होते हैं और कल्चरल ट्रेडिशंस
सेम होते हैं, वो एक ही नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन से मतलब बिलोंग करते हैं, इसको सोशल ग्रुप का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इनको एथनिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। देन आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। In psychology, the arousal of two or more strong motives that cannot be solved together. साइकोलॉजी की फील्ड में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन में है कि दो या दो से ज़्यादा मोटिव्स का अराउजल जो कि कभी भी सॉल्व ना हो सके, या दो से ज़्यादा फैक्टर्स का मिसमैच होना। अराउजल मीन मिसमैच होना, डिफरेंस होना जो कि कभी सॉल्व ना हो सके। इट इज़ अ स्ट्रगल और एन ऑपोजिट। कुछ ग्रुप्स में अपोजिंग चीजें भी हो सकती हैं। इट इज एन आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट क्रिएट सोशल गल्फ्स और बैरियर्स either in form of confrontation or absence of interaction. दो से ज़्यादा लोग मतलब लोगों का ग्रुप होता है, उनमें इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंस होता है। एथनिक ग्रुप्स को वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। सोशल गर्ल्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है एथनिक ग्रुप्स में। गर्ल्स का मतलब होता है लार्ज डिफरेंस, एंड कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है कंपटीशन। जिन दो ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है या डिसएग्रीमेंट है, इनमें कन्फ्रंट्रेशन मतलब कंपटीशन क्रिएट होता है, और इनमें अब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन क्रिएट हो जाती है, मतलब इंटरेक्शन कम हो जाती है। जो लोग लोग जो हैं वो एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करते हैं। देन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। An ethnic conflict is a conflict between two or more contending ethnic groups. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो दो या दो से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स या कंटेंडिंग एथनिक ग्रुप्स के दरमियान हो। कंटेंडिंग मीन अपोजिंग ग्रुप्स। अपोजिंग ग्रुप इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। These are different sources of ethnic groups. However, the subject of the confrontation must be directly or symbolically with the groups. ताहम इनका जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली और सिम्बॉलिकली ग्रुप्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अफगान इंटरनल वार अफगान इंटरनल वार जो है ये नॉर्थन अलायंस वर्सेस तालिबान इनके बीच में हुई थी, जो कि एक सिविल वार थी। देन बलोचिस्तान इशू, जो कि स्टेट वर्सेस बलोच एक्सट्रीमिस्ट इनके दरमियान एक इशू क्रिएट हुआ था। अमेरिका रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका में जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया था वाइट वर्सेस ब्लैक, उसकी एग्जांपल दी गई है। खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया। खालिस्तान जो एक मूवमेंट है सिखों की, वो कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे हम अपने कल्चर को, अपने रूल्स को फॉलो कर सकें आज़ादाना तौर पर। देन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, और इंडिया में हमेशा से ही मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। देन साइरियन वार, शिया वर्सेस सुन्नी, जो कि शिया और सुन्नी के दरमियान एक हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट है। हाउ एथनिक आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड। एथनिक आइडेंटिटी मतलब को फॉर्म करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टू मेन फैक्टर्स विच शेप द एथनिक आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी को शेप करने के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, टेंजिबल फैक्टर्स, इनटेंजिबल फैक्टर्स। टेंजिबल फैक्टर्स इंक्लूड शेयर्ड कल्चर और रेस of they contribute to the group's feelings of solidarity. टेंजिबल फैक्टर्स में रेस का फैक्टर होता है, देन कल्चर होता है। मतलब जो फैक्टर्स टेंजिबल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं वो रेस है, कल्चर है, देन ग्रुप्स फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी है। सॉलिडारिटी का मतलब है यूनिटी। यूनिटी के लोगों के जो ग्रुप हैं उनमें फीलिंग ऑफ यूनिटी किस तरह से होती है। Intangible factors, these factors include history, ideology, language, religion, etc. इंटेंजिबल फैक्टर्स में हिस्ट्री होती है। फैक्ट जो इंटेंजिबल फैक्टर्स हैं इनमें जो फैक्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री है, आइडियोलॉजी है, लैंग्वेज है एंड रिलीजन है।
हिस्ट्री मतलब उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आइडियोलॉजी वो किस थिंकिंग का सोच है। लैंग्वेज वो किस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। मतलब टेंजिबल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो रेस एंड कल्चर एंड ग्रुप्स फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी। इनटेंजिबल फैक्टर्स में हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज और रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल फैक्टर्स में। Then Michael Brown adds that structural factors and political are responsible for ethnic conflict. According to Michael Brown, ethnic conflict की reasons क्या होती हैं? इसके दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर में इकोनॉमिक फैक्टर आता है और पॉलिटिकल फैक्टर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता है। मतलब दो ग्रुप्स में तजाद होना भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकती है। Ethnic conflict describes a situation in which two or more actors pursue incompatible goals. Ethnic conflict ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें दो या दो से ज़्यादा एक्टर्स, यहाँ पे एक्टर्स जो है इसका मतलब ग्रुप के लोग परफॉर्मर्स हैं, वो अपोजिंग गोल्स को फॉलो करते हैं। देन अपोजिंग गोल्स को फॉलो करते हैं। इनकम्पैटिबल का मीनिंग है यहाँ पे ऑपोजिट, डिफरेंट। Violent ethnic conflict contains destabilizing the opponent with threat, force, terrorism, etc., while non-violent ethnic conflict is not necessarily violent but tension, dispute, boycott, lack of response and civil movements are used. दो तरह के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पर, वायलेंट और नॉन वायलेंट। वॉयलेंट में लार्जेस्ट स्केल पर चीज़ें बताई जाती हैं, इनमें सीरियसनेस और फोर्स ज़्यादा होती है। मतलब अपोजिंग साइड से डैमेज किया जाता है चीज़ों को फोर्स के ज़रिए, थ्रेट के ज़रिए, टेररिज्म के ज़रिए। देन नॉन वायलेंट में लार्जेस्ट स्मॉल स्केल पर चीज़ों को दिखाया जाता है, उनमें डैमेज तो किया जाता है लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वायलेंट किया जाता है चीज़ों को। मतलब नॉन वायलेंट में सिर्फ टेंशन होगी, बाइकआउट कर दिया जाएगा चीज़ों का, झगड़े पैदा होंगे, एक दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ग्रुप्स, तो और सिविल मूवमेंट्स को जहाँ पे वो यूज़ नहीं करेंगे। तो वायलेंट में ज़्यादा चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है और नॉन वायलेंट में चीज़ों को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता जैसे वायलेंट चीज़ों को किया जाता है। देन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की बेस पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पाकिस्तान is a multilingual state with the Pashtuns, Sindhi, Baloch, Punjabi, Saraiki, Hazara, etc. linguistic groups. पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा ज़ुबानों को बोलने वाले लोग रहते हैं और ये इस बेस पर होता है कि आप किस प्रोविंस या किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसी ज़ुबान को बोलेंगे ना। मतलब पश्तून्स हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी, सराइकी, हज़ारा, ये डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जो अपने प्रोविंस और रीजन के हवाले से अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। The origin of these groups share its ancestry with Iran, Afghanistan and India. इनका ओरिजिन हमें मुख्तलिफ जगहों से मिलता है, मसलन ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान। और पंजाबी का जो ओरिजिन है वो हमें तकसीम से पहले यूनाइटेड पंजाब से मिलता है। Ethnic Balochis are Iranian and they share their culture with Iran. जो बलोची हैं इनका जो ओरिजिन है वो ईरान से मिलता है, इनका जो कल्चर है वो ईरान से बिलोंग करता है। पश्तून्स द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप आर नेटिव ऑफ अफगानिस्तान। पश्तून्स जो है ये दूसरा बड़ा ग्रुप है, इनका ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है। देन पंजाबी, पंजाबी बिलोंग टू यूनाइटेड पंजाब डिवाइडेड बाय इंडो पाक। पंजाबी का ओरिजिन हमें यूनाइटेड पंजाब से मिलता है, तकसीम से पहले इंडो पाक मतलब जो था एक ही पंजाब था। तो जो पंजाबी का ओरिजिन है हमें यूनाइटेड पंजाब बिफोर पार्टीशन वहाँ से मिलता है। हज़ारा और ओरिजिनली मंगोल्स। हज़ारा जो है वो मंगोल से बिलोंग करते हैं और जो मंगोल्स हैं उनका हमें ओरिजिन जो है वो ईस्ट एशिया से मिलता है। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लैंग्वेज इज लाइक द यूनिफाइड सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप।
लैंग्वेज एक ग्रुप की आइडेंटिटी को शो करती है, मतलब जो ग्रुप जो लैंग्वेज बोलेगा वो उसी को प्रेजेंट करेगा। इन फैक्ट लैंग्वेज वाज द की वेपन इन द अलाइनेशन ऑफ बंगालीज। बंगाली बांग्लादेश के रहने वाले होते हैं, और बंगला लैंग्वेज ने बांग्लादेश की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें अहम किरदार अदा किया। लैंग्वेज ने मतलब वो उनका ये ख्याल था कि हमें अलग सी स्टेट चाहिए जहाँ पे हम बंगाली ज़बान को एज अ जैसे उर्दू को हम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल किया जाए। दे इंसिस्टेड ऑन द रिकग्निशन बंगाली एज नेशनल लैंग्वेज अलोंग विद उर्दू। उन्होंने इंसिस्ट किया कि बंगाली ज़बान को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए जैसे कि उर्दू को दिया गया है। Baloch separates have been running their movements on the basis of language. बलोच का भी जो इशू क्रिएट हुआ था वो भी ज़ुबान की वजह से था कि उन्होंने मूवमेंट्स चलाई और इसी वजह से अलग हुए कि हमें मतलब अलग लैंग्वेज जो है बलोची इसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। In 1972, Sindhi retaliated the dominance of Urdu, and as a result, Sindhi was declared as official language of Sindh. 1972 में चूंकि उर्दू ज़ुबान ही डोमिनेंट थी, सिंध ने इसको रिटेलिएट किया। रिटेलिएट मतलब इंसल्ट करना, किसी चीज़ के ऊपर अटैक करना। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे उर्दू ज़ुबान डोमिनेंट है वैसे ही सिंधी ज़ुबान को भी डोमिनेंट करार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में डोमिनेंट करार दिया जाता। तो अब जो सिंध में सिंधी ज़ुबान को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। देन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, another conflict that occurs in the society is religion based, either it be within the same religion or with another religion। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एक रिलीजन से भी हो सकता है और मुख्तलिफ रिलीजन से भी हो सकता है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो हमें डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं अबाउट रिलीजन, और वो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इट हैज़ डीप रूट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री के वो मतलब उनकी जो रूट्स हैं वो हमें मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन हिस्ट्री में मिल सकते हैं। वो हमें मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान में अगर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो पाया जाता है वो शिया और सुन्नी के दरमियान पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूसेड, होली वार, सेक्रेड वार, वार ऑफ रिलीजन। क्रूसेड एक रिलीजियस वार थी जो कि 11th सेंचुरी में हुई थी। होली वार, सेक्रेड वार एंड वार ऑफ रिलीजन, ये भी रिलीजन बेस पर ही वार्स हुई थी सारी। देन कंक्लूजन है आती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट appears due to political, economic, linguistic, religious and racial differences। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट बेसिस पर हो सकता है, मसलन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिकली मतलब लैंग्वेज के हवाले से, और रेशियल बेस पर। These differences rarely may have unconscious inclination for a group to arise a conflict without solid reason. It may historically result of deprivation or revenge। इन डिफरेंसेस की कोई सॉलिड रीज़न नहीं होती, फिर भी इनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। अगर दो लैंग्वेजेस को बोलने में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो ये बात इनको रिवेंज तक ले जाती है, और ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है। जहाँ पे डेप्रीवेशन का मतलब महरूम हो जाना किसी चीज़ का, मतलब अपॉर्चुनिटी से, किसी बेनिफिट से महरूम हो जाना। अगर दो ग्रुप्स एक एग्रीमेंट के साथ अटैच रहेंगे तो उनको बेनिफिट हासिल होगा। अगर वो उस चीज़ के बारे में मतलब रिवेंज का शिकार हो जाए तो फिर उनको लैक ऑफ बेनिफिट्स का शिकार होना पड़ता है। सो दिस इज ऑल माय साइड, इफ एनी क्वेश्चन। Well explained, Fahera. थैंक यू मैम। Okay, next, Sana Manzoor. Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट कीजिए। Okay, ma'am.
मैम स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी स्क्रीन शेयर हो रही है, अब आप अपनी असाइनमेंट पे चले जाएं। Assalamualaikum to all of you. Today my presentation topic is linguistic conflict. Conflict as a noun, competitive or opposing action of incompatibles. Conflict as a noun, competitive or opposing action of incompatibles. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दो या दो से ज़्यादा अपोजिंग एक्शन, अपोजिंग पार्टीज, अपोजिंग फोर्सेस के में डिफरेंट होना कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है. It means linguistic conflict is that conflict in which main factor in language, and it is mainly due to the different languages that their opposing needs drives, wishes और demands. ऐसा conflict clash होता है जिसमें लैंग्वेज का फैक्टर ज़रूर होता है. लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनमें क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट आ रहे होते हैं. इनको लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है. दो इंडिविजुअल जब डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो मैच नहीं हो रही होती, तो इसलिए अपोजिंग डिमांड्स होती हैं. नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट. ऑस्कर 1980 करेक्टली पॉइंट्स आउट द एबिलिटी ऑफ द टर्म language as either conflict between languages within an individual or as in conflict by means of language including process to the individual. ऑस्कर ने 1980 में के लैंग्वेज का जो पॉइंट था एबिलिटी उसको रेज किया और इस पे बात की. ऑस्कर के अबाउट अकॉर्डिंग के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लैंग्वेज के दरमियान होता है. लैंग्वेज कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आर सीन एज इंटरपेडेंटली रिलेटेड एलिमेंट्स एप्लीकेबल बोथ टू इंडिविजुअल्स एंड टू लैंग्वेजेस कम्युनिटीज़. लैंग्वेज कॉन्टैक्ट क्या है? लैंग्वेज कॉन्टैक्ट यह है कि जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस भी करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू, वो या फिर सेम लैंग्वेज यूज़ भी कर सकते हैं. तो जब ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो जो उसमें जब लैंग्वेज बोल रही होते हैं लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो जो लैंग्वेज के थ्रू कांटेक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं तो उसको लैंग्वेज कांटेक्ट कहा जाता है. जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है वो दो तरह से हो सकता है, एक इंडिविजुअल्स और लैंग्वेज, एक दूसरा है लैंग्वेज कम्युनिटीज़. इंडिविजुअल्स क्या है कि किस तरह दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी लैंग्वेज में क्लैशेस है. या दूसरा है कि लैंग्वेज कम्युनिटीज़ की बेसिस पे भी हो सकता है कि लैंग्वेज आपस में मैच नहीं हो रही, उनमें कन्फ्लिक्ट का एलिमेंट पैदा हो जाता है. पॉइंट्स है पॉइंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन. लैंग्वेज not cause group violence. In fact, language conflict under conditions where religious, cultural, political identity, related greenness and powerful are associated with it. लैंग्वेज इश्यूज़ एंड लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें वायलेंस का एलिमेंट्स को भी देखने को मिलता है. इसमें वायलेंस नहीं होता, ना ही इसमें वॉर्स का कुछ काम होता है. लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट कुछ अंडर कंडीशंस पावरफुल भी होती हैं, ये लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होती हैं. यूजली कॉन्फ्लिक्ट लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट वायलेंट. कोई वॉर या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, टेररिज्म या लार्जर के स्मॉलर के कुछ नहीं होता. इसमें सिर्फ लैंग्वेज
क्लैशेस होती हैं, या एक्सेप्ट ना कर रहे हों, या अपोज ना कर रहे हों। Next are studies on linguistic conflict. Although language conflict as a topic is dealt in with linguistic literature period to the second half of the 20th century, it took until the 1960s before it started to be more prominent explored. The 1960 से to 1990 को लैंग्वेज लिंग्विस्टिक को प्रमोट किया जाना शुरू हुआ इन द यूरोपियन रिलियम कैटलन सोशल लिंग्विस्टिक आर्टिकल 1966, Neolius 1969, as well as Ocean social linguistic help to multidisciplinary approach and the study of language conflict. कुछ सोशल लिंग्विस्टिक जिन्होंने लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट पे काम किया और इसको स्टडी किया और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का भी अप्रोच करवाया। असेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, इसके 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। एज सैड अर्लियर एज वेल लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कैन एग्जिस्ट बिटवीन स्पीकर्स एंड लैंग्वेज कम्युनिटीज़, नॉट बिटवीन द लैंग्वेजेस। जब दो लोग मुख्तलिफ लैंग्वेज पे बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है दो स्पीकर के दरमियान और दो लैंग्वेज कम्युनिटी के दरमियान भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज कॉन्टैक्ट और कॉन्फ्लिक्ट and the beliefs that there cannot be language without languages। जब लैंग्वेज कॉन्टैक्ट नहीं होगी तो जब लोग कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से तो जब लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट अपीयर नहीं होगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Language is considered as a significant secondary sign of fundamental causes of a conflict, social, economic, political, religious और historical sort। फंडामेंटल को ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट साइन समझा जाता है कि जब लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो भी या तो दूसरे को भी इसको भी कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है। एज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, न्यू स्ट्रक्चर्स मे गेट परफॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द conflict which may be advantages of minority groups, so linguistic conflict must be not concerned। जब न्यू स्ट्रक्चर परफॉर्म होते हैं जब लैंग्वेज में हम लिंग्विस्टिक को जब लैंग्वेज को सना जब आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, आपकी असाइनमेंट शो नहीं हो रही स्क्रीन पर। और दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करें। ओके मैम। जी अब शो हो रही है, कंटिन्यू कीजिए सना। माइक ऑफ है शायद आपका, माइक ऑन कर लीजिए। Last point है positive aspects of linguistic conflicts. New structures may get formed as a result of the conflict, which may be advantages of minority groups, so linguistic conflict must be not concerned। जब न्यू स्ट्रक्चर परफॉर्म होते हैं तो जब लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक को क्रिएट किया जाता है तो उसके थ्रू स्ट्रक्चर परफॉर्म होते हैं मिनोरिटी ग्रुप्स में कि जो लैंग्वेज को कम बोलने वाले कम हों और इस हवाले से बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर भी परफॉर्म होते हैं और इसलिए इसको कंसर्न नहीं किया जा सकता। लास्ट टॉपिक है टोपोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। 2 टाइप्स है इसकी। फर्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट कैन
frequently arisen in these situations of language contact because the linguistic minority was not in a position to assimilate. जब जब दो लोग आप ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि लैंग्वेज कॉन्टेक्ट से ऐसी जो सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो मिनोरिटी ग्रुप वाले होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं तो वो लोग लैंग्वेज को असिमुलेट नहीं कर पाते या उसको अडोप्ट नहीं कर पाते, इसलिए इस टाइप को नेचुरल कहलाता है। या मेजोरिटी जो लैंग्वेज बोल रही है इस टाइम पर जो सिचुएशन अराइज होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस अराइज होते हैं, इसको नेचुरल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिफिशियल और सेल्फ इम्पोज, आर्टिफिशियल को सेल्फ इम्पोज भी कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ऑफ सिचुएशन of compromise in which one or more language communities are disfavored। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या एक से ज़्यादा लैंग्वेज कम्युनिटीज़ को डिसलाइक कर रही या अप्रूव्स कर रही हों और इस सिचुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही हो, तो इसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। दैट्स ऑल माय साइड। एनी क्वेश्चन? That's good, Sana. थैंक यू मैम। Okay, class, if you have any question about these topics, then you can ask from the presenters. Okay, now I'm going to take your attendance. Zainab Imran, Fahera, Present, ma'am. Sana Manzoor, Sana Manzoor, Present, ma'am. Nadir, Usama, Present, ma'am. Talha, Aisha Niaz, Yasir, Yes, ma'am. Maria, Aisha Parveen, Nazia Firdaus, Present, ma'am. Sidra, Present. Arsalan, Yes, ma'am. Qasim, मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। ओके कासिम, मैं लगा रही हूँ आपकी अटेंडेंस। Okay, class, now we will start the lecture. Let me present the screen. शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, जी मैम हो रही है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, हम लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी? It refers to the inability to manipulate a particular variety of a language within a particular context, either through lack of exposure or through some form of disadvantage. Inequality का मतलब होता है किसी चीज़ में बैलेंस ना होना, या फिर किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस होना, या फिर किसी चीज़ का इक्वल ना होना, उसको इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स लैंग्वेज इनइक्वालिटी। लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, और लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है लैंग्वेज में इनइक्वालिटी होना। सो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी क्या है कि एक लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। एक लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिसके थ्रू एक स्पीकर या एक राइटर लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। उस लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने की इनएबिलिटी जो है वो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी कहलाती है। और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सपोजर हो सकता है, थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी की, कि क्यों एक जो स्पीकर है या राइटर है वो डिफरेंट तरह से लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है, या उसको राइट नहीं कर पा रहा है, स्पीक नहीं कर पा रहा है, कोई इनएबिलिटी है, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। It relates to the linguistic items that a person knows. और लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी जो है उसका ताल्लुक लिंग्विस्टिक आइटम्स से भी है, कि वो लिंग्विस्टिक आइटम्स जो एक इंडिविजुअल के पास जो नॉलेज होता है एक लैंग्वेज को लेकर, लिंग्विस्टिक आइटम से रिलेटेड भी होता है। लिंग्विस्टिक आइटम्स क्या होते हैं? बेसिकली एक लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं। लैंग्वेज के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी है, ठीक है। वोकैबुलरी क्या होता है कि अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है, कि एक लैंग्वेज में कौन सा वर्ड किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो सारी मीन्स के जितने भी वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज के जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, डिफरेंट चीज़ों को नेम किया जाता है, वो सारी वोकैबुलरी होती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड, वो एक लिंग्विस्टिक आइटम हो सकता है। इसके अलावा एक्सेंट हो सकता है, इसके अलावा फ्लुएंसी हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, साउंड्स हो सकती हैं, रिटन अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मीनिंग्स हो सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन हो सकती है, सेंटेंसेस किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। ऑल दीज आर द लिंग्विस्टिक आइटम्स, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी जो है उसका रिलेशन जो है वो लिंग्विस्टिक आइटम्स के साथ होता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल कितना नॉलेज रखता है उस लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक आइटम्स के बारे में जिसको वो यूज कर रहा है। द लिंग्विस्टिक आइटम्स वन नोज शो द एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन। एक इंडिविजुअल के पास अपनी लैंग्वेज को लेकर कितना ज़्यादा नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, वो उसके लिंग्विस्टिक आइटम्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें या फिर हम फ्लुएंसी की बात करें कि एक बंदा कितना फ्लुएंटली एक लैंग्वेज को बोल रहा है, ये चीज़ हमें बताती है कि वो बंदा उस इंडिविजुअल का उस लैंग्वेज को लेकर कितना एक्सपीरियंस है। अगर फ्लुएंसी ज़्यादा है दैट मीन्स कि उस इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है उस लैंग्वेज के साथ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा फ्लुएंसी है, हमारे पास कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी है उस लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो ये चीज़ शो करती है कि हमारा एक्सपीरियंस उस लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। तो उस लैंग्वेज के लिए लिंग्विस्टिक आइटम ने क्या शो किया कि हमारा एक्सपीरियंस उस लैंग्वेज को लेके ज़्यादा है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास वोकैबुलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम फ्लुएंसी की बात करें, जैसे मैंने उर्दू लैंग्वेज की एग्जांपल दी कि उर्दू लैंग्वेज में हमारी फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा एक्सेंट बहुत अच्छा है, जो कि करेक्ट एक्सेंट की अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इन्हीं लिंग्विस्टिक आइटम्स की बात करें तो हमारी फ्लुएंसी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, हम इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। और अगर हम एक्सेंट की बात करें तो मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो एज सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, उनके एक्सेंट भी इनकरेक्ट होते हैं। तो वो चीज़ हमें ये शो कर रही होती है कि हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है उस लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक आइटम्स के साथ, या फिर उस लैंग्वेज के साथ हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं। तो लिंग्विस्टिक आइटम्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि वो इंसान जो उस लैंग्वेज को बोल रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है उस लैंग्वेज के साथ,
ठीक है। और लिंग्विस्टिक आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मीन्स कि वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि एक लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। तो वो हमें बताते हैं कि एक पर्सन का उस लैंग्वेज के साथ कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कितना ज़्यादा नहीं, और ये चीज़ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी में इंक्लूड होती है। Then the next point is about vocabulary, जो कि एक linguistic item है. Okay. Vocabulary is the field where this experience can be seen or most obvious, where some individual has a rich set of technical terminology of a particular field of life. ठीक है, vocabulary एक ऐसा टूल है, एक ऐसा linguistic आइटम है जिसके थ्रू हम एक्सपीरियंस को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के उस लैंग्वेज से रिलेटेड एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक लैंग्वेज जब डिफरेंट वेराइटीज में यूज हो रही होती है तो उस हवाले से उस इंडिविजुअल का क्या एक्सपीरियंस है, मींस के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। या फिर हम अगर बात करें डिफरेंट फील्ड्स की, तो डिफरेंट फील्ड्स में जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट तरह से यूज की जा रही होती है, और स्पेसिफिक टर्म्स या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो एसोसिएट कर दिए जाते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो मेडिकल फील्ड में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो लैंग्वेज से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो बाकी फील्ड्स में यूज नहीं किए जाते। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स, सर्जरी और इंजेक्शन, इस तरह के वर्ड्स। बीपी एक शॉर्ट फॉर्म है ब्लड प्रेशर का, तो ये सारे वर्ड्स किस फील्ड में यूज हो रहे हैं, एक मेडिकल फील्ड में यूज हो रहे हैं। ये स्पेसिफिक वोकैबुलरी है एक पर्टिकुलर फील्ड की, ठीक है। अब वो वर्ड दूसरी फील्ड्स में यूज नहीं हो रहे, तो ये चीज हमें ये भी बताते हैं कि वो बंदे का एक्सपीरियंस किस फील्ड के साथ है, बिकॉज वो जिस तरह की टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा होता है अपनी लैंग्वेज में, जब भी वो लैंग्वेज को यूज करता है, राइट करता है या स्पीच करता है, जब भी, तो उसकी वो वोकैबुलरी, उसकी चॉइसेस ऑफ वर्ड्स हमें बताते हैं कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है। और हर फील्ड की एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है, ठीक है। हर फील्ड की एक सेट ऑफ वोकैबुलरी होती है, सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो उस फील्ड से बिलोंग करती हैं। एंड देयर आर सम फील्ड्स मेंशन्ड हियर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आप सब लोग फेमिलियर हैं, आप सब लोग पढ़ भी रहे हैं लिंग्विस्टिक्स को, ठीक है। लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, lexicology, stylistics, discourse, dialect, all these are the terms that are related to and terminologies that are related to linguistics. और linguistics itself it is a terminology। अगर हम सिर्फ linguistic term की बात करें, वो भी स्पेसिफिक है एक फील्ड के साथ, दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसके साथ रिलेटेड है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म है। अगर जब आपने मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया था तो उससे पहले आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये टर्म्स एग्जिस्ट भी करती हैं, या फिर इस तरह की कोई टर्म्स भी होती हैं, लाइक सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स। आप लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने कदम ही नहीं रखा था, ठीक है। जब आप उस फील्ड में आए हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड की वोकैबुलरी आपको पता चली। तो बेसिकली यहाँ पे ये इस पॉइंट की बात हो रही है कि हर पर्टिकुलर फील्ड की एक अपनी बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उससे रिलेटेड उस फील्ड की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो उसी फील्ड के साथ रिलेटेड होते हैं, जो कि दूसरी फील्ड्स में यूज नहीं हो रहे होते। तो एक बंदा किस तरह की वोकैबुलरी को यूज कर रहा है, किस तरह के वर्ड चॉइसेस को यूज कर रहा है इन हिज स्पीच और इन हिज राइटिंग, तो वो चीज भी हमें बताती है कि वो ये हमें बताती है कि वो बंदा किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है, या फिर कितना एक्सपीरियंस है उसको किस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज आइडेंटिफाई हो रही होती है थ्रू द यूजेज ऑफ वोकैबुलरी ऑफ दैट पर्सन। जैसे कि हमने अभी लिंग्विस्टिक्स की बात की है। अब अगर आप कभी भी लैंग्वेज की बात करते हो साइंटिफिकली, तो आप लिंग्विस्टिक का वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो वो चीज ये शो करेगी कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशन है इस फील्ड के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कभी साउंड्स की बात करते हो तो आप फोनीम का वर्ड यूज कर लेते हो रादर देन साउंड।
आप फोनेटिक्स का वर्ड यूज कर लेते हो, आप फोनोलॉजी का वर्ड यूज कर लेते हो, तो वो चीज ये बताएगी कि आप इस फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो या आपका कोई रिलेशन है इस फील्ड के साथ। इसी तरह से जितनी भी टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, मैंने डिफरेंट टर्म्स के नेम्स भी अभी यहाँ बताए, और भी बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि स्पेसिफिक फील्ड में यूज होती हैं लिंग्विस्टिक्स में, और आप लोग इसको स्टडी भी कर रहे हो। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस भी किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग खुद न्यू टर्मिनोलॉजी से रोज जो है वो आगाह होते हो, आपको पता चलता है न्यू से न्यू टर्मिनोलॉजीज जो कि स्पेसिफिक फील्ड की हैं। इसी तरह से डिफरेंट फील्ड्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हर फील्ड से रिलेटेड होती हैं और वो स्पेसिफिक होती हैं उस फील्ड के साथ, जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो वोकैबुलरी चॉइसेस जो हैं, वोकैबुलरी जो है वो हमें ये बताती है कि जो अगला बंदा है, जो इंडिविजुअल है, जो स्पीकर है उस लैंग्वेज को बोल रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है उस लैंग्वेज को लेकर, वो किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है। बिकॉज अगर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड उस टर्मिनोलॉजी को, उन टर्म्स को यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उस फील्ड के साथ लिंक्ड है। तो इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द यूजेज ऑफ वर्ड चॉइसेस और थ्रू वोकैबुलरी that the person uses in his speech or writing. The next point is in different social situation, people perform differently because of the linguistic items they know. डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में लोग जो हैं वो इन लिंग्विस्टिक आइटम्स के थ्रू डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो स्पोर्ट वोकैबुलरी को यूज करते हुए डिफरेंटली डिफरेंट सोशल सिचुएशन में परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर वो किसी और वर्ड चॉइसेस को यूज कर रहा है और तरह के लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो किसी और सोशल सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा है। तो लिंग्विस्टिक आइटम्स का जो यूसेज है वो सोशली किस सिचुएशन में एक बंदा परफॉर्म कर रहा है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से सोशल इनइक्वालिटी, इस चीज को सोशल इनइक्वालिटी का नाम भी दिया जाता है, दैट वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स यूज्ड इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं ये जो लिंग्विस्टिक आइटम्स हैं, बिकॉज आप डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन लिंग्विस्टिक आइटम्स को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे होते हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप स्पोर्ट फील्ड में हो तो आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज कर रहे होगे। अब स्पोर्ट फील्ड में आप किस तरह से, फॉर एग्जांपल कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स की बात कर लेते हैं। कोच है, कोच का वर्ड यूज होता है, एम्पायर यूज होता है, इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं स्पोर्ट फील्ड के साथ। इसी तरह कुछ लिंग्विस्टिक आइटम मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो वो डिफरेंट सोशल सिचुएशंस हैं जिनमें आप जो है, जब आप उस सोशल सिचुएशन में होते हो तो आप उस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे होते हो, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो लैंग्वेज है, आपका सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है आपकी लैंग्वेज, या फिर वो लिंग्विस्टिक आइटम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। Then the social occasion like job interviews, political debates have far-reaching effect on social life and social inequality because here interviewee is sketched according to social and linguistic signals. कुछ social situations को यहाँ पे mention किया हुआ है, for example job interviews, political debates, these are the social situations जो कि डिफरेंट इन सोशल सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जब बात करता है तो वो डिफरेंट तरीके से करता है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को चूज करते हुए, उनको यूज करते हुए वो डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जब एक इंटरव्यूई जो है, इंटरव्यूई कौन है? इंटरव्यूई इज अ पर्सन हु गिव्स अ आंसर इन इंटरव्यू की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो पहले इंटरव्यू का थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। इंटरव्यू क्या है कि एक टाइप की प्रेजेंटेशन होती है या फिर स्पीच होती है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक इंटरव्यूअर होता है जो कि इंटरव्यू कर रहा होता है और एक इंटरव्यूई होता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात हो रही है कि वो किस तरह से डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू सोशल एंड लिंग्विस्टिक सिग्नल्स वो अपना एक स्केच जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, सोशली, बिकॉज वो एक सोशल सिचुएशन में है, दैट इज जॉब इंटरव्यू। तो उस जॉब इंटरव्यू में वो किस तरह से डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करते हुए इंटरव्यूअर के सामने अपना एक स्केच जो है वो पोर्ट्रे कर रहा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स की बात हो रही है कि वो उनको डिफरेंट सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो यूज कर रहा होता है। इसी तरह पॉलिटिकल डिबेट्स में डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज किया जाता है। इसी तरह से जितनी भी सोशल सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट टाइप की, तो लिंग्विस्टिक आइटम्स जो हैं वो उन सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। सो सोशली सिचुएशन टू सिचुएशन जो है चेंज होते हैं लिंग्विस्टिक आइटम्स। देन द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट introduction or the background. The first point is that use of different linguistic items by a speaker for communicating the same message within different social situation gave birth to the idea of linguistic and social inequality. यूज ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स, एक स्पीकर किस तरह से डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करता है फॉर कम्युनिकेटिंग, और उसके थ्रू एक सेम मैसेज को डिफरेंट सोशल सिचुएशन में वो कन्वे कर रहा होता है, उसके लिए वो लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करता है, ठीक है। और उसके थ्रू एक लिंग्विस्टिक आइडिया और कन्वे कर रहा होता है, मे बी मसलन कि मतलब कि एक लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करते हुए डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करता है एक स्पीकर कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, जो भी अपना मैसेज उसको कन्वे करना होता है उसके लिए वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स को यूज करता है। और अगर वो सेम मैसेज कन्वे कर रहा है इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, तो वो डिफरेंट तरह से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन लिंग्विस्टिक आइटम्स को चेंज करेगा, विच गिव बर्थ टू द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, जो कि लिंग्विस्टिक के आइडिया को जनरेट करता है, सोशल इनइक्वालिटी को जनरेट करता है और उसको क्रिएट करता है। Then in the same way, people with different social and cultural background show the levels of social inequality as well as different social status. लोग जो डिफरेंट सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे शो द लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, वो सोशल इनइक्वालिटी के लेवल्स को शो कर रहे होते हैं और डिफरेंट सोशल सिचुएशन स्टेटस को शो कर रहे होते हैं थ्रू दैट लिंग्विस्टिक आइटम्स और थ्रू दैट सोशल सिनेरियो जिसमें वो जिस भी तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर वो उनके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट तरीके से जो है लैंग्वेज आइटम्स को यूज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू that situation. The most solid achievements of linguistics in the 20th century has been to eliminate the idea that some languages or dialects are inherently better than the other. Dialects क्या होता है? Dialect means किसी खास रीजन या फिर ग्रुप की बोली जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसको डायलेक्ट का नाम दिया जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती हो या एक पर्टिकुलर ग्रुप की लैंग्वेज हो, उसको डायलेक्ट का नाम दिया जाता है। तो लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग इन 20th सेंचुरी जो कुछ अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं उसमें लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ को एलिमिनेट किया है कि इस आइडिया को एलिमिनेट किया है कि कुछ लैंग्वेजेस या डायलेक्ट जो हैं वो इनहेरेंटली बेटर होते हैं दूसरों से। पहले ये इस चीज़ को कंसीडर किया जाता था कि कुछ लैंग्वेजेस या फिर कुछ डायलेक्ट, स्पेसिफिक डायलेक्ट किसी रीजन के, किसी ग्रुप के, किसी कम्युनिटी के वो बेटर होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस से या दूसरे डायलेक्ट से। तो इस चीज़ को, इस आइडिया को एलिमिनेट किया गया। Linguists recognize that some varieties of language are considered by lay people to be better than the other. Lay people कौन होते हैं? वो लोग जो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेस ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, उनको lay people कहा जाता है, और वी कैन से कॉमन पीपल। तो लिंग्विस्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि कुछ ले पीपल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो कंसीडर करते थे कि एक लैंग्वेज जो है वो दूसरी से बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ ले पीपल के अकॉर्डिंग था जिस चीज़ को एलिमिनेट किया गया और इस आइडिया को रिमूव किया गया फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। But they point out that linguistic commonalities have been given more importance than the linguistic differences. बहुत सारी लैंग्वेज वैराइटीज में या लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ कॉमनैलिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो लिंग्विस्ट्स ने पॉइंट आउट किया कॉमनैलिटीज को, ठीक है, लैंग्वेजेस में या उनके वैराइटीज में जो कॉमनैलिटीज हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया, उस चीज को पॉइंट आउट किया रादर देन डिफरेंसेस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया।
अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज क्या होता है कि एक लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट तरह से यूज की जा रही होती है। जैसे कि हमने अभी एक वेराइटी को ऊपर डिस्कस भी किया है स्टार्ट में कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में, जिसमें जो कि प्रोफेशनलिज्म कहलाती है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि मतलब कि एक लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड जो किसी स्पेसिफिक फील्ड से बिलोंग करते हो, जो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, वो एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है, उसको प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी मेडिकल फील्ड की। अब मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स जब यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, वो इस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन है, सर्जरी है, बीपी है, ऑपरेशन है, इस तरह के वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक फील्ड के साथ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बिलोंग करते हैं। अब ये तो सिंपल वर्ड्स हैं जो कि हर किसी को नॉलेज होता है इन वर्ड्स के बारे में। जो अभी मैंने वर्ड्स बोले लाइक इंजेक्शन है, टैबलेट है, सर्जरी, सबको इन वर्ड्स का पता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो कि सिर्फ उसी फील्ड के लोग जो हैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनसे फेमिलियर होते हैं। फॉर एग्जांपल सी सेक्शन इज अ टर्मिनोलॉजी जो कि मेडिकल फील्ड में यूज होती है। ठीक है, अब ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि वही लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। बाकी कॉमन लोग उसको समझ नहीं सकते बिकॉज ये वर्ड इतना कॉमनली यूज ही नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है, जिसको सिजेरियन या फिर सर्जरी भी कहा जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ बिलोंग करती है, उस प्रोफेशन से बिलोंग करती है, जो कि उसी लैंग्वेज के, उसी प्रोफेशन के लोग उसको समझते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर वैरायटी है लैंग्वेज की, जिसको प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया जाता है। इस तरह से और भी वैरायटी लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि जो डेली बेसिस पे लैंग्वेज यूज हो रही होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज, दैट इज आल्सो अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कुछ स्लैंग्स होते हैं। स्लैंग्स मीन्स के कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि इनफॉर्मली यूज किए जाते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं जिनको आप मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर आप सोशल लिंग्विस्टिक्स में इन वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करो। तो हमारा बेसिक पर्पज इन वेराइटीज की डिटेल में जाना नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज क्या होती हैं। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसको डिफरेंट तरह से यूज किया जा रहा होता है, वो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, तो उस टर्म में यहाँ पे वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को मेंशन किया हुआ है। Then the next point is, they would claim that if they were shown the grammar of two different varieties of completely unfamiliar languages, one with high and the other with low prestige, they could not tell which was which. लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल को दो डिफरेंट वेराइटीज या दो डिफरेंट बिल्कुल अनफेमिलियर लैंग्वेजेस की ग्रामर शो करवाई जाए और उनको बताया जाए कि इनमें से एक लैंग्वेज की ग्रामर हाई प्रेस्टीज है और दूसरी लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो लो प्रेस्टीज है, तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ग्रामर हाई प्रेस्टीज है, हाई वैल्यूड है, और कौन सी लो प्रेस्टीज या फिर लो वैल्यूड है। मीन्स के थ्रू ग्रामर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की ग्रामर्स हैं या फिर दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस की ग्रामर है, तो थ्रू दैट ग्रामर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो ग्रामर हाई प्रेस्टीज लैंग्वेज की ग्रामर है या फिर लो वैल्यूड लैंग्वेज की ग्रामर है। Then linguists would probably say the same about linguistic difference between individual speakers. If there are differences between the grammars of two people, there is no way of knowing which has a higher prestige in society simply by studying the grammars. Same point यहाँ पे कि linguists ने इस चीज को linguistic differences के तौर पे भी यहाँ पे उसी तरह से define किया है कि अगर लोगों को दो डिफरेंट ग्रामर्स इंट्रोड्यूस कराई जाएं और उनको पूछा जाए, उनको दिखाई जाए सिर्फ ग्रामर्स, कि वो सिर्फ ग्रामर स्टडी करें और उसके थ्रू प्रेस्टीज को डिफाइन करें, तो वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जस्ट थ्रू ग्रामर्स और जस्ट थ्रू स्टडिंग ग्रामर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सी लैंग्वेज जो है विद इन अ सोसाइटी हायर प्रेस्टीज है और कौन सी लैंग्वेज जो है
वो लोअर प्रेस्टीज है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रामर्स ऑफ टू पीपल, और दो लोगों की ग्रामर्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उसके थ्रू, उन डिफरेंसेस के थ्रू हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सी ग्रामर जो है वो हाईली प्रेस्टीज है, कौन सी ग्रामर को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, थ्रू दैट ग्रामर कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा प्रेस्टीज है। इसको थ्रू ग्रामर और थ्रू स्टडिंग ग्रामर इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। There are individuals who have inherently incomplete grammars, such as small children, foreigners, and people with mental disabilities, and leave intact the claim that all the normal people are equal with regard to their grammars. So, कुछ इनकम्प्लीट ग्रामर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर अपेरेंटली इनकम्प्लीट लर्न करते हैं, या फिर उनमें जो ग्रामर होती है, ग्रामर का नॉलेज होता है वो इनहेरेंटली इनकम्प्लीट होता है। तो कुछ रीजंस हो सकती हैं उसकी, कुछ कौन से लोग होते हैं, वो कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल चिल्ड्रन, एक बच्चा अगर छोटा है, अभी वो एक लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट ग्रामर है उसके पास। और अगर फॉरेनर है कोई, तो भी ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल कि उसे उस ग्रामर का नॉलेज ना हो कम्प्लीटली। फॉरेनर्स मीन्स के जैसे हम लोग इंग्लिश को लर्न करते हैं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज होती है, और हम उसकी ग्रामर से रिलेटेड हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। देन पीपल विद मेंटल डिसेबिलिटीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रामर को कम्प्लीटली जो है वो लर्न नहीं कर पाते, उसका नॉलेज नहीं होता है लोगों के पास। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ टाइप्स हैं लोगों की जो कि ग्रामर को इनहेरेंटली कम्प्लीटली जो है वो लर्न नहीं कर पाते हैं। Linguistics should be descriptive, not prescriptive. That slogan raises problems. एक slogan जो है वो problem create करता है, and that slogan is linguistics should be descriptive, not prescriptive. अच्छा, descriptive क्या होता है? Descriptive means स्पोकन या रिटन लैंग्वेज को एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है, या फिर रिप्रेजेंट करता है, या एक्सप्लेन करता है, किस तरह से एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को स्टाइल कर रहा है, किस वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को बोल रहा है या फिर लिख रहा है, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। एंड प्रेस्क्रिप्टिव क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव इज रिलेटिंग टू द रूल्स एंड मेथड्स, किस तरह से एक लैंग्वेज लीगली एस्टैब्लिश्ड है, उसको प्रेस्क्रिप्टिव का नाम दिया जाता है, और किस तरह से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको प्रेस्क्रिप्टिवनेस में इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, ये स्लोगन चला, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, एंड वी विल टॉक अबाउट देम। Linguistics should be descriptive, not prescriptive. Two basic points हैं इससे related. The first one is it is harder than many linguists realize to avoid prescriptivism. कुछ linguists ने prescriptivism को या फिर prescriptiveness को avoid किया, since the historical development of linguistic theory has been so closely linked to the description of prestigious varieties such as a standard language. कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं लिंग्विस्टिक्स के हवाले से जो कि क्लोजली लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्टिजियस वैरायटीज के साथ, यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ। और डिस्क्रिप्शन क्या है? कुछ प्रेस्टिजियस वैरायटीज हैं लैंग्वेज की, जैसे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि फॉर्मली यूज होती है। फॉर एग्जांपल इन न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, फॉर्मली यूज हो रही होती है, ऑफिशियली यूज हो रही होती है। इसी तरह से साइंस फील्ड में अगर यूज हो रही है, मीडिया फील्ड में अगर यूज हो रही है, तो इन फील्ड्स में जब लैंग्वेज यूज होती है वो स्टैंडर्डली यूज होती है, ऑफिशियली यूज होती है, फॉर्मली यूज होती है, तो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जो हैं लिंग्विस्ट्स की, उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है इट इज लिंक्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्टिजियस वैरायटी। और प्रेस्टिजियस वैरायटी क्या है? प्रेस्टिजियस वैरायटी एक लैंग्वेज की वो वैरायटी है जिसको वैल्यू दी जाती है, और उसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड वैरायटी है।
ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली जब लैंग्वेज यूज होती है तो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, और वो एक प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ वैरायटी होती है लैंग्वेज की. Then Lebeuf pointed out that Lebeuf is an American linguist. His complete name is William Lebeuf. He pointed out that the normal method of obtaining information about a person's language is to ask them for judgments on sentences. लेबफ के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल मेथड एक पर्सन के लैंग्वेज के अबाउट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का ये है कि उससे सेंटेंसेस पूछे जाएं उस लैंग्वेज से रिलेटेड, and a method which is virtually useless with speakers of non-standard variety who also know the standard one, since the judgments always relate to the later than a normal speech. ये मेथड जो है virtually इसको useless कहा गया, useless है ये मेथड because थ्रू सेंटेंसेस आप किस तरह से जजमेंट कर सकते हो एक पर्सन की लैंग्वेज को लेकर, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन. थ्रू सेंटेंसेस आप अगले बंदे को जज नहीं कर सकते हो, स्पीकर को जो कि उस लैंग्वेज को बोल रहा है. ठीक है, तो इसको यूजलेस मेथड कहा गया जो कि उन स्पीकर के लिए जो कि नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को यूज करते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज को भी यूज करते हैं. तो अब चूंकि जजमेंट जो है वो हमेशा नॉर्मल स्पीचेस की बजाय जो एक सम अप होता है स्पीचेस का उसके थ्रू की जाती है. हम सिर्फ सेंटेंसेस को सुन के किसी को जज नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक कंप्लीट स्पीच जो होती है, एक सम अप जो होता है, एक कंप्लीट स्पीच के थ्रू आप फिर भी अगले बंदे को एनालाइज कर सकते हो थ्रू दैट स्पीच. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम सेंटेंसेस आप नहीं कर सकते हो आइडेंटिफाई, दैट मेथड इज कंसीडर्ड इनकरेक्ट और यूजलेस. Linguists have studied standard varieties rather than non-standard varieties. और उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं कि लिंग्विस्ट्स ने क्यों स्टैंडर्ड वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को स्टडी किया रादर देन नॉन स्टैंडर्ड वेराइटीज. उसकी कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट वन इज लिंग्विस्ट्स आर एकेडमिक्स एंड देयरफॉर दे नो स्टैंडर्ड लैंग्वेज. जो लिंग्विस्ट थे वो एकेडमिक्स थे, मीन्स के वो एजुकेटेड थे, पेडागोजिकल थे, इस वजह से उन्होंने स्टैंडर्ड लैंग्वेज को स्टडी किया. एंड द सेकंड पॉइंट इज दे वर्क इन लॉन्ग ट्रेडिशन, जिस ट्रेडिशन में उन्होंने काम किया इन विच स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस वर स्टडीड सो दैट दे कुड बी टॉट. जिस ट्रेडिशन में उन्होंने काम किया उस ट्रेडिशन में स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस को स्टडी किया जाता था. दैट्स व्हाई दे आल्सो स्टडीड एंड फोकस्ड ऑन स्टैंडर्ड लैंग्वेज रादर देन नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज. The foreign language teaching market needs good studies of standard varieties but not of non-standard varieties. Foreign language teaching की अगर बात करें तो that also needs studies of standard varieties rather than non-standard varieties of language. So these are the reasons कि क्यों standard varieties को study किया जाता था through linguists rather than non-standard varieties. Then the second point is that the doctrine of linguistic inequality deflects attention from language as a possible source of language inequality. Doctrine का मतलब होता है idea या belief. Doctrine of linguistic inequality deflect का मतलब होता है divert करना या मोड़ देना, divert कर देना. तो language जो है वो social inequality का एक पॉसिबल सोर्स है. डॉक्ट्राइन ऑफ लिंग्विस्टिक इक्वालिटी डिफ्लेक्ट्स अटेंशन फ्रॉम लैंग्वेज एज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी क्या है कि एक सोशल इम्बैलेंस होना, एंड हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के हवाले से सोशल इनइक्वालिटी की बात करेंगे, किस तरह से डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो इम्बैलेंस होती है. तो लैंग्वेज जो है वो सोशल इनइक्वालिटी का एक पॉसिबल सोर्स कंसिडर किया जाता है. Then if a language were something which automatically developed as the same pace and to the same extent in all normal people, then those of the same age of degree of maturity should automatically be at the same linguistic level. अगर लैंग्वेज इस तरह से हो कि ऑटोमेटिकली एक ही पेस, या फिर पेस मीन्स स्पीड, एक ही स्पीड में डिवेल्प हो और सेम एक्सटेंट या सेम लेवल पर डिवेल्प हो, तो
तमाम नॉर्मल जितने भी नॉर्मल पीपल हैं उन सब में एक ही स्पीड में अगर लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो डिग्री ऑफ मेच्योरिटी जो है वो भी ऑटोमेटिकली सेम होता है। जो भी डिग्री ऑफ मेच्योरिटी है वो भी ऑटोमेटिकली सेम लिंग्विस्टिक लेवल पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स। तो ये जो व्यू है इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। द फर्स्ट वन इज कंसर्न विद abnormal speakers such as foreigners, people with mental abilities. इस व्यू के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया है दैट इज कंसर्न विद abnormal speakers। ठीक है, abnormal speakers में फॉरेनर्स भी आ जाते हैं और मेंटल डिसेबिलिटीज भी वाले लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं जो कि लैंग्वेज को प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते हैं, उसको उनमें वो डिवेल्प नहीं हो पाती है अगर वो एक ही यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस व्यू यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो ये है कि अगर नॉर्मल लोग जो हैं वो एक ही स्पीड के साथ एक ही एक्सटेंट में लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उनमें डिग्री ऑफ मेच्योरिटी जो है वो सेम होता है। लेकिन अगर वो फॉरेनर्स हैं तो उनमें ये चीज़ नहीं होगी, अगर उनमें मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं तो भी वो ये चीज़ नहीं होगी उनमें, बिकॉज फॉरेनर्स जो हैं वो स्पीड के साथ उस लैंग्वेज को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड मेंटल डिसेबिलिटीज ऑब्वियसली अगर किसी इंडिविजुअल में है तो भी वो उस स्पीड के साथ उस एक्सटेंट के साथ उस लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट कर पाता। Then second point is concerned with the effects of prejudice. Prejudice does exist with the doctrine of linguistic equality leads to the conclusion to the eliminating prejudice would leave abnormal speakers as the only people with the linguistic problems. Okay, it also concerned with the effects of prejudice. Prejudice क्या होता है? Prejudice का मतलब है biasness. Means के language को लेकर आप biased हो। क्या बाइस्ड मतलब कि आप आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस उसमें ऐड होती हैं। अगर आप उस चीज़ के अगेंस्ट हो तो आप अगेंस्ट होगे, अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तो फिर आप उसके फेवर में बात करोगे विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को नहीं देखते हो, आप बस ये देखते हो कि आप उसके हक में हो या आप उसके अगेंस्ट हो तो आप उसी तरफ हो जाते हो। तो prejudice does exist, but the doctrine of linguistic equality leads to the conclusion that eliminating prejudice would leave abnormal speakers as the only people with the linguistic problems. This is the second problem that creates through that view कि लोग जो है वो सेम लेवल पर जो है डिवेल्प हो रही होती है जब उनमें लैंग्वेज, तो उनमें डिग्री ऑफ मैच्योरिटी भी होता है। तो यहाँ पर प्रेजुडिस का एलिमेंट भी आ जाता है जो कि एग्जिस्ट करता है कि अगर प्रेजुडिस का एलिमेंट हो लोगों में तो उस टाइम पर ये व्यू जो है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी और उस टाइम पर डिग्री ऑफ मेच्योरिटी जो है वो सेम नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। So these are the two problems that occur because of that notion, that idea that we have discussed before. So this is all about a linguistic inequality. If you have any question about this topic, then you can ask. बल्कि आप ऐसा करें, मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं गूगल क्लासरूम में, 5 to 6 मिनट्स में आपको दे रही हूँ। गूगल क्लासरूम में जाएं, नोट्स को देखें, अगर कोई भी पॉइंट आप लोग को समझ नहीं लग रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं।
जी नोट्स देखे आप लोगों ने? यस मैम। कि कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें। नो मैम। ये वासी कौन है मैम? ये आयशा परवीन है। आयशा आपकी आईडी है? जी आई थिंक उन्हीं की आईडी है, आयशा परवीन। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन यू कैन लीव द क्लास। मैम नाजिया ने मैसेज किया है। मैसेज ओके मैं चेक करती हूँ। How linguistic inequality refers to the inability to manipulate a particular variety. Linguistic inequality क्या है? बेसिकली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी का मतलब है लैंग्वेज इनइक्वालिटी, या फिर लैंग्वेज किस तरह से जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार होती है, वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स। तो किस तरह से वेराइटी मैनिपुलेट होती है, ये डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा कि किस तरह से डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में एक पर्टिकुलर वेराइटी में की तरफ आप चले जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एजुकेशनल सिनेरियो की बात करते हैं तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जब प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है तो वो किस तरह से एक पर्टिकुलर वैरायटी में उससे बात कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड चॉइसेस को ऐड करता है और अपनी स्पीच को यूज़ करता है, और किस तरह से जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो तब किस तरह से वो मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये चीज जो है वो पर्टिकुलर वैरायटी को वो मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, वैरायटी को वो मैनिपुलेट कर रहा है, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है अपनी स्पीच में। ठीक है, या फिर वो लैंग्वेज को जिस तरह से वो यूज कर रहा है उस चीज में। तो इस सिचुएशन में अगर कोई इनइक्वालिटी होती है, कोई इनएबिलिटी होती है, तो उस चीज को लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है। अगर उसको कोई इनइक्वालिटी है, कोई इम्बैलेंस आ रहा है उसकी स्पीच में, या फिर किसी भी रीजन की वजह से लैक ऑफ एक्सपोजर है, कोई एक्सपोजर मींस के कांटेक्ट ना होना, तो अगर कुछ भी एक्सपोजर की कमी की वजह से है या फिर किस भी वजह से है, अगर कोई इनएबिलिटी है तो उसको लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी में इंक्लूड करेंगे। Okay, any other question? Okay, class, you can leave now. Allah Hafiz. Allah